नमस्कार दोस्तों। जब सरहद सन्नाटे में डूब जाती है और पहाड़ों की चुप्पी चीखने लगती है, तब कुछ ऐसा जागता है जो ना इंसान है ना ही जानवर। आज की रात मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चलूंगा जहां हर मोड़ पर मौत इंतजार करती है। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जो अरुणाचल की उस रास्ते से गुजरा जहां डर सांस लेता है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अपने कमरे की बत्तियां धीमी कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और अगर आप अकेले हैं तो दरवाजा जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। मेरा नाम यूसुफ अली है, बिहार के सिवान जिले का रहने वाला हूं। मेरी पूरी जिंदगी स्टीयरिंग व्हील और गियर बदलते हुए गुजरी है। मैंने कश्मीर की घाटियों से लेकर कन्याकुमारी के हाईवे तक ट्रक चलाया है। मुझे लगा था कि मैंने दुनिया का हर रंग और हर डर देख लिया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के उन बर्फीले पहाड़ों में उस ट्रंक यानी उस संदूक के साथ मेरे साथ जो हुआ, वो आज भी जब याद आता है तो मेरे बूढ़े शरीर में एक ऐसी सिहरन दौड़ जाती है जैसे मेरी रूह को किसी ने बर्फ में दबा दिया हो। बात दिसंबर की उस कड़कड़ाती ठंड की है। मैं गुवाहाटी में था अगली ट्रिप के इंतजार में। तभी मुझे एक अजीब सा फोन आया। आवाज किसी फौजी अफसर की लग रही थी। उसने कहा, यूसुफ भाई, एक काम है बहुत जरूरी और बहुत गुप्त। आपको एक खास पार्सल अरुणाचल के तवांग बॉर्डर के पास पहुंचाना है। मैंने पूछा कि ऐसा क्या खास है, तो जवाब मिला, सवाल मत करो, बस कीमत बताओ। मुंह मांगी रकम मिलेगी, बस शर्त यह है कि रास्ते में वो पार्सल, वो संदूक किसी भी हाल में खुलना नहीं चाहिए। लालच बुरी बला है दोस्तों, और शायद उस दिन मेरी मति मारी गई थी। मैंने हाँ कर दी। मेरे साथ मेरा खलासी और मेरा छोटा भाई जैसा दोस्त मनोज था। मनोज अभी जवान था, खून गर्म था और डर नाम की चीज उसे कम ही लगती थी। हम दोनों आर्मी बेस पहुंचे। वहां कागजी कार्रवाई के बाद 4 जवानों ने मिलकर एक भारी भरकम लकड़ी और लोहे से बना संदूक हमारे ट्रक के पिछले हिस्से में लादा। वो संदूक करीब 6 फीट लंबा था, पुराना लग रहा था, जैसे सदियों से किसी जमीन में दबा हो। उस पर अजीब से ताले लटके थे और लोहे की जंजीरें लिपटी थीं। जब वो संदूक ट्रक में रखा जा रहा था, मुझे एक अजीब सी गंध आई, जैसे तांबे के पुराने सिक्कों की और सूखी हुई मिट्टी की। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब मैंने उस संदूक को छूने की कोशिश की तो एक करंट सा लगा। बिजली का नहीं, बल्कि जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरी रीढ़ की हड्डी पर रख दिया हो। आर्मी के सूबेदार साहब ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, यूसुफ, याद रखना, तुम क्या ले जा रहे हो ये जानने की कोशिश मत करना, बस इसे काहो पॉइंट तक पहुंचा दो। और हां, रात के 12 से 3 बजे के बीच अगर ट्रक के पीछे से कोई आवाज आए तो गाड़ी मत रोकना। मैं हैरान था, आवाज? संदूक से आवाज कैसे आ सकती है? खैर, हमने ट्रक स्टार्ट किया, बिस्मिल्लाह बोलकर गियर डाला और गुवाहाटी की भीड़-भाड़ से निकलकर हम पहाड़ों की तरफ चल पड़े। शुरुआत का सफर ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ने लगे, तेजपुर पार करके भालुकपोंग के जंगलों में घुसे, माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सा भारीपन आ गया। रात के करीब 10 बज रहे होंगे। मनोज बगल वाली सीट पर ऊँघ रहा था। बाहर घना कोहरा था, इतना घना कि ट्रक की हेडलाइट्स भी 10 मीटर आगे नहीं देख पा रही थीं। सन्नाटा ऐसा था कि सिर्फ इंजन की घरघराहट सुनाई दे रही थी। तभी मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, ट्रक के पिछले हिस्से से, खर खर, जैसे कोई लोहे की चादर पर नाखून रगड़ रहा हो। मैंने सोचा कि शायद कोई सामान ढीला हो गया है और हिल रहा है, लेकिन वो आवाज रुकी नहीं, वो बढ़ती गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई संदूक के अंदर से लकड़ी को खुरच रहा हो बाहर निकलने के लिए। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप मेरी जगह होते, सुनसान जंगल के बीच रात के अंधेरे में, और आपके ट्रक के पीछे रखे बंद संदूक से खुरचने की आवाज आती, तो आप क्या करते? क्या आप ट्रक रोककर चेक करते या मेरी तरह अनजान बनकर गाड़ी भगाते रहते? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी हिम्मत क्या कहती है। खैर, मैंने हिम्मत नहीं दिखाई। मैंने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया, लेकिन तभी मनोज हड़बड़ा कर उठा। उसकी आंखें फटी की फटी थीं। उसने कहा, भैया भैया, क्या आपने सुना? मैंने कहा, क्या मनोज, सो जा, वहम है तेरा। मनोज बोला, नहीं भैया, वहम नहीं है, कोई पीछे सांस ले रहा है, मैंने अभी सुना, कोई मेरे कान के पास बुदबुदाया। मैं उसे डांटने ही वाला था कि अचानक ट्रक की पूरी लाइट बंद हो गई, हेडलाइट, डैशबोर्ड, सब कुछ। हम घुप अंधेरे में 80 की रफ्तार पर थे। मैंने जोरदार ब्रेक मारा, ट्रक टायरों की चीख के साथ रुका, और उस भयानक खामोशी में अब आवाज साफ थी। संदूक के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, एक बहुत ही दर्दनाक, दबी हुई आवाज, जैसे किसी को बहुत तड़पाया जा रहा हो।
मनोज ने टॉर्च जलाई और कांपते हाथों से कहा, भैया मुझे देखना है, कहीं हमने किसी जानवर या इंसान को तो बंद नहीं कर दिया। मैंने उसे रोका, आर्मी वाले की चेतावनी याद भी, लेकिन मनोज नहीं माना। वो टॉर्च लेकर नीचे उतरा और ट्रक के पीछे गया। मैं भी अपनी सीट के नीचे रखा लोहे का रॉड लेकर उसके पीछे गया। हमने ट्रक का पिछला डाला खोला। टॉर्च की रोशनी सीधे उस संदूक पर पड़ी। वो अपनी जगह से खिसक कर बिल्कुल बीच में आ गया था, जबकि हमने उसे रस्सियों से बांधा था। रस्सियां टूटी नहीं थीं, वो खुली थीं, जैसे किसी ने बहुत सलीके से गांठें खुली हों। और उस संदूक के लोहे के ताले पर पानी की बूंदें थीं। नहीं, पानी नहीं, वो लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ था। खून, ताज़ा खून। मनोज ने हाथ बढ़ाया। मैंने चिल्लाया, मत छूना उसे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मनोज की उंगली संदूक से टच हुई, उसे एक जोरदार झटका लगा और वो दूर जाकर गिरा। और उसी पल उस संदूक के अंदर से एक जोर की धड़ाम आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से लात मारी हो। हम दोनों की सांसें अटक गईं। हम उल्टे पांव भागे और केबिन में आकर बैठ गए। मैंने चाबी घुमाई, शुक्र है ऊपर वाले का, ट्रक स्टार्ट हो गया। हम वहां से ऐसे भागे जैसे मौत हमारे पीछे पड़ी हो। अगले 2 घंटे तक हम में से कोई कुछ नहीं बोला। हम अब सेला पास की चढ़ाई चढ़ रहे थे। 13,700 फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन कम और ठंड जानलेवा। यहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक है। एक तरफ पहाड़ की काली दीवार, दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। कहते हैं सेला पास पर 1962 की जंग में बहुत से सैनिक शहीद हुए थे और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। गाड़ी चलाते चलाते मुझे शीशे में कुछ दिखा। साइड मिरर में, ट्रक के पीछे, डाले के ऊपर कोई बैठा था। मैंने अपनी आंखें मली। कोहरा बहुत था, लेकिन वो आकृति साफ थी। एक फौजी, पुरानी वर्दी में, उसके हाथ में एक राइफल थी, लेकिन उसका सर नहीं था। गर्दन के ऊपर सिर्फ खाली जगह और वहां से निकलता हुआ धुआं। मेरे हाथ कांपने लगे, स्टीयरिंग मेरे हाथों से फिसलने लगा। मैंने मनोज को इशारा किया। मनोज ने शीशे में देखा और चीख पड़ा, भैया वो अंदर आ रहा है, वो केबिन के पीछे है। और तभी ट्रक के रेडियो पर, जो खराब था और बंद पड़ा था, अचानक सरसराहट होने लगी। शू शू, और फिर एक आवाज आई, किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक बहुत भारी और गूंजती हुई आवाज, मेरा सामान मुझे वापस दे दो। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कुछ चीजें, कुछ पुराने सामान अपने मालिकों की रूह से जुड़े होते हैं? क्या मौत के बाद भी मोह नहीं छूटता? सोचिए, अगर वो आवाज आपके रेडियो से आती तो आपका क्या हाल होता? रेडियो पर वो आवाज बार बार आ रही थी, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। और हर बार जब वो आवाज आती, ट्रक का संतुलन बिगड़ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत स्टीयरिंग को खाई की तरफ मोड़ रही है। मैं पूरी ताकत लगाकर ट्रक को सड़क पर रखने की कोशिश कर रहा था। मनोज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज गले से निकल ही नहीं रही थी। तभी सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत दिखाई दी, सफेद कपड़ों में। वो हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। इतनी रात को इस वीराने में बर्फ के बीच एक अकेली औरत? मैंने ब्रेक नहीं लगाया। आर्मी वालों ने कहा था गाड़ी मत रोकना। मैंने ट्रक उसके बगल से निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, मैंने खिड़की से देखा, उसका चेहरा मनोज का था। वही मनोज जो मेरे बगल में बैठा था। मैं इतना डर गया कि मेरा पैर ब्रेक पर लग गया। ट्रक फिर रुक गया। मैंने बगल में देखा, मनोज गायब था। सीट खाली थी, दरवाजा बंद था, शीशे चढ़े हुए थे। फिर मनोज कहाँ गया? मैंने जोर से आवाज लगाई, मनोज, मनोज। तभी ट्रक के पीछे से, उसी संदूक के पास से मनोज की आवाज आई, भैया बचाइए, ये मुझे अंदर खींच रहा है। मैं बिना सोचे समझे रॉड लेकर नीचे कूदा। पीछे गया, डाला खुला था, और जो मैंने देखा वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। वो भारी भरकम संदूक, उसका ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था, और मनोज का आधा शरीर उस संदूक के अंदर था, जैसे कोई जानवर उसे अंदर निगल रहा हो। संदूक के अंदर से काला धुआं निकल रहा था और 2 लाल आंखें चमक रही थीं। मैंने पूरी जान लगाकर मनोज का पैर पकड़ा और खींचा। छोड़ मेरे भाई को, मैं चिल्लाया। वो ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन शायद मेरे इरादे में भी जान थी। मैंने जोर से झटका दिया और मनोज बाहर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और गर्दन पर उंगलियों के काले निशान थे। तभी संदूक का ढक्कन जोर से बंद हुआ और अंदर से आवाज आई, अगर वो नहीं तो तुम। एक को तो रुकना होगा, एक को तो रुकना होगा। हम किसी तरह वहां से निकले। मनोज अब कुछ बोल नहीं रहा था, वो बस शून्य में घूर रहा था। हम तवांग के पास एक पुरानी मोनेस्ट्री के पास पहुंचे। सुबह होने वाली थी। वहां एक बूढ़े लामा मिले। उन्होंने हमारे ट्रक को देखा और वहीं रुकने का इशारा किया। वो ट्रक के पास गए, संदूक को बिना छुए दूर से ही देखा और बोले, तुम मौत ढो रहे हो। इस संदूक में 1962 की जंग का एक बागी सिपाही कैद है। उसकी आत्मा को तांत्रिकों ने बांधा था, क्योंकि उसने मरने के बाद भी अपनी ही पलटन को मार डाला था।
इसे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने बताया, काहो पॉइंट। लामा ने गहरी सांस ली और कहा, वो इसे वहीं ले जाना चाहता है जहां वो मारा गया था, ताकि वो अपनी अधूरी जंग पूरी कर सके। अगर तुमने इसे वहां खोला तो कयामत आ जाएगी। अब हम फंस चुके थे, आगे जाएं तो मौत। हम किसी तरह वहां से निकले। मनोज अब कुछ बोल नहीं रहा था, वो बस शून्य में घूर रहा था। हम तवांग के पास एक पुरानी मोनेस्ट्री के पास पहुंचे। सुबह होने वाली थी। वहां एक बूढ़े लामा मिले। उन्होंने हमारे ट्रक को देखा और वहीं रुकने का इशारा किया। वो ट्रक के पास गए, संदूक को बिना छुए दूर से ही देखा और बोले, तुम मौत ढो रहे हो। इस संदूक में 1962 की जंग का एक बागी सिपाही कैद है। उसकी आत्मा को तांत्रिकों ने बांधा था, क्योंकि उसने मरने के बाद भी अपनी ही पलटन को मार डाला था। इसे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने बताया, काहो पॉइंट। लामा ने गहरी सांस ली और कहा, वो इसे वहीं ले जाना चाहता है जहां वो मारा गया था, ताकि वो अपनी अधूरी जंग पूरी कर सके। अगर तुमने इसे वहां खोला तो कयामत आ जाएगी। अब हम फंस चुके थे, आगे जाएं तो मौत, पीछे हटे तो वो साया हमें छोड़ेगा नहीं। मनोज की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब वो अजीब बातें करने लगा था। कभी वो हंसता, कभी किसी पुरानी भाषा में बड़बड़ाता। हम आ रहे हैं, हम सबको मार देंगे। ये मनोज की आवाज नहीं थी, ये उसी संदूक वाले की आवाज थी। आखिरी पड़ाव सबसे खतरनाक था, काहो पॉइंट का रास्ता। सड़क अब नहीं थी, सिर्फ बर्फ और पत्थर थे। और अब ट्रक मैं नहीं चला रहा था, ट्रक अपने आप चल रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। एक्सेलरेटर खुद दब रहा था। जैसे जैसे हम मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, आसपास फौजियों के साए दिखने लगे। सैकड़ों साए, जिनकी वर्दियां फटी थीं, शरीर पर गोलियों के निशान थे। वो सब ट्रक के साथ साथ चल रहे थे। एक मूक आर्मी जो अपने कमांडर की वापसी का जश्न मना रही थी। आखिरकार हम उस पॉइंट पर पहुंचे। एक पुराना टूटा हुआ बंकर था वहां। ट्रक अपने आप वहां जाकर रुका। इंजन बंद हो गया। सन्नाटा ऐसा कि कान फट जाएं। अचानक मनोज, जो अब तक बेहोश सा था, एकदम सीधा बैठा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान। उसने कहा, शुक्रिया यूसुफ, मेरा काम हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ करता, मनोज नीचे उतरा। उसने उस भारी संदूक को, जिसे 4 फौजी मुश्किल से उठा पाए थे, अकेले एक हाथ से नीचे खींच लिया। उसने संदूक को बंकर के दरवाजे पर रखा और ताले खोलने लगा। मैं चिल्लाया, मनोज नहीं, लामा ने मना किया था। लेकिन उसने ताला तोड़ दिया। ढक्कन खुला और दोस्तों, उस संदूक के अंदर कोई लाश नहीं थी, कोई खजाना नहीं था। वो संदूक खाली था, बिल्कुल खाली। मैं हैरान रह गया। खाली? तो वो आवाजें, वो वजन, वो ताकत? तभी मनोज, या जो भी वो चीज थी, मेरी तरफ पलटा। उसने कहा, आत्मा संदूक में नहीं थी यूसुफ। आत्मा तो सवारी ढूंढ रही थी। संदूक तो बस एक जरिया था मुझे यहां तक लाने का। अब मैं आजाद हूं और तुम। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है। लेकिन तभी मेरी जेब में रखा वो ताबीज, जो मेरी मां ने दिया था, गर्म होने लगा। इतना गर्म कि मेरी चमड़ी जलने लगी। मैंने वो ताबीज निकालकर मनोज के माथे पर लगा दिया। एक भयानक चीख गूंजी। पूरे पहाड़ हिल गए। मनोज का शरीर हवा में उठ गया और उसमें से एक काला साया उस बंकर के अंधेरे में समा गया। मनोज जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। मैं उसे उठाकर ट्रक में लाया और वहां से भागा। कैसे भागा मुझे नहीं पता, बस इतना याद है कि जब हम वापस बेस पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। जिस नंबर से मुझे कॉल आया था, वो नंबर कभी अस्तित्व में था ही नहीं। जिस ऑफिसर ने मुझे संदूक दिया था, उस नाम का कोई ऑफिसर उस रेजिमेंट में था ही नहीं। आज सालों बीत गए हैं। मनोज अब ठीक है, लेकिन वो उस रात की बात कभी नहीं करता। लेकिन मैं आज भी जब रात को ट्रक चलाता हूं तो मुझे पीछे से वो खुरचने की आवाज सुनाई देती है। खुर्र खुर्र खुर्र। और कभी कभी रेडियो पर वो आवाज आती है, एक तो बच गया, लेकिन दूसरा अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। क्या आपको लगता है कि वो साया आज भी उस बंकर में है, या वो किसी और ट्रक ड्राइवर का इंतजार कर रहा है? इस वीडियो से आपने क्या सीखा? यही ना, कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां जाना मना होता है, और कुछ दरवाजे या संदूक कभी खुलने नहीं चाहिए। लालच इंसान को वहां ले जाता है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत होती है। अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ाई है,
अगर आपको भी अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा है तो डरिए मत, बस हनुमान चालीसा पढ़िए। और हाँ, ऐसी ही और सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल सुनो भूत को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, वरना क्या पता अगला नोटिफिकेशन आपके फोन पर नहीं, आपके दरवाजे पर आए। शुभ रात्रि, अगर सो सको तो।